कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम अब नया चैप्टर देखते हैं, वंशागति और विविधता। वंशागति और विविधता, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हाँ, तो हम वंशागति में आनुवंशिक लक्षण आनुवंशिक लक्षण देखिए, आनुवंशिक लक्षण क्या हैं। प्रत्येक जीवधारी किसी जीव जाति का सदस्य होता है। यह जो है नश्वर होता है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जो है किसी भी जीव जाति के सदस्य होते हैं और ये नश्वर होते हैं। यानी मतलब इनकी मृत्यु एक निश्चित समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, फिर भी पृथ्वी पर इनका अस्तित्व बना रहता है। अब बना क्यों रहता है? क्योंकि मृत्यु से पहले प्रत्येक जीवधारी प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जाति से उसी के समान संतान उत्पन्न होती है। जैसे मटर के बीजों से हमेशा मटर के पौधे ही उत्पन्न होंगे, आम के पौधे से, आम के बीजों से आम का ही पौधा उत्पन्न होगा। मानव के द्वारा जो है मानव की संतान उत्पन्न होती है ना। अच्छा, यानी कि जो प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान होती है ये अपने माता पिता के ही जाति का सदस्य होता है, परंतु इनके जातीय लक्षण बहुत कुछ जनिकीय लक्षणों से मेल खाते हैं। मतलब इनके जो जातीय लक्षण होंगे वो लक्षण जो है बहुत कुछ मेल खाते हैं। जैसे अगर से माता पिता की आँख जो है नीली आँख हो, भूरी आँख हो या छोटी आँख हो, है ना, तो उनकी जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान भी जो है अपने माता पिता के समान ही उत्पन्न होगी, है ना। अच्छा, कुछ परिस्थितियों में हम लोग देखें खोपड़ी का गंजापन, बालों का रंग, नाक की आकृति, है ना, स्वभाव संबंधी लक्षण, ये सब संतान को अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त होती है ना। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी जीव जातियाँ पाई जाती हैं, है ना, सभी जीव जातियाँ अपने समान प्रजनन के द्वारा जो है अपने समान संतान उत्पन्न करती हैं, है ना। और कुछ लक्षण जो है उसमें माता पिता से विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे गंजापन है, बालों का रंग है, नाक की आकृति है, कभी कभी कुछ रोग की भी वंशागति हो जाती है, और स्वभाव संबंधी लक्षण जो है तो ये सब जो है कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। आँख के रंग के बारे में नीली आँख वाले, काली आँख वाले, भूरी आँख वाले, है ना, तो ये सब लक्षण जो है प्राप्त होते हैं। अच्छा, हम देखते हैं इसमें आनुवंशिक लक्षण क्या हैं। तो जीवों के वे सब लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं,
उनको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जीवों के वे सब लक्षण, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षण क्या हुए, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अभी हमने पहले ही बताया है कि प्रत्येक जीवधारी जो है किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, और जाति के सदस्य के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान अपने माता पिता के समान होती है ना। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता के द्वारा जो है उनको विरासत में प्राप्त होती है। तो आनुवंशिक लक्षण क्या हुआ, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कुछ हम लोग पढ़े हैं, कुछ रोग भी है ना, हीमोफीलिया, वर्णांता, रतौधी, एल्केप्टेनूरिया, ये सब क्या है, ये सब वंशागत रोग हैं जो माता पिता के द्वारा जो है उनकी संतानों में जाते हैं। माता पिता काली आंख वाले हों, भूरी आंख वाले हों, नीली आंख वाले हों, उनकी वंशागति का हो जाना। गंजापन है, नाक की आकृति है, कुछ रोग हैं है ना, जो कि माता पिता को क्या है, विरासत के रूप माता पिता से विरासत के रूप में संतान को प्राप्त होती है। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण। जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं अब आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता आनुवंशिकता क्या है ना, या वंशागति आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता, या इसी को हम वंशागति भी कहते हैं। आनुवंशिकता या वंशागति, आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। और जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, वो शाखा विज्ञान की वह शाखा कहलाती है आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाएगी, आनुवंशिकी कहलाएगी, है ना। अच्छा, हम देखते हैं इसमें विविधता या विभिन्नताएं जिसको हम कहते हैं वेरिएशन, है ना। वंशागति या विभिन्नताएं
विभिन्नताएं या जिसको विविधता कहा जाता है। चैप्टर का नाम ही है वंशागति और विविधता। विविधता या विभिन्नताएं जनकों से सजातीय एवं जनकीय लक्षणों को वंशागति में प्राप्त करने पर भी संतानें कभी कभी अपने जनकों के या परस्पर बिल्कुल एक समान नहीं होती हैं। इनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं जो प्रत्येक संतान के अपने पृथक व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। कुछ विभिन्नताएं तो केवल कायिक और वातावरणीय दशाओं यानी पालन पोषण, जलवायु, शिक्षा की विभिन्नताओं के कारण हो सकती है, लेकिन कुछ आनुवंशिक या वंशागत होती हैं। यानी कि हम लोग विभिन्नता में क्या देख रहे हैं कि जनकों से सजातीय एवं जनकीय लक्षणों को वंशागति में प्राप्त करने पर भी संतानें कभी कभी अपने जनकों के या परस्पर बिल्कुल एक समान नहीं होती हैं। इनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती। विभिन्नता का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के समान होती है। कुछ लक्षणों में समान तो होगी, लेकिन उसके अलावा उसमें क्या पाई जाएगी, कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। अब विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है? विभिन्नता का कारण जो है कायिक और वातावरणीय दशाओं, यानी कायिक सोमैटिक कारक हो सकता है, सोमैटोजेनिक, और वातावरणीय में पालन पोषण है, जलवायु है, शिक्षा है, जिनके कारण से जो है विभिन्नता आ जाती है ना। यानी कि जो संतान उत्पन्न होती है, संतान अपने माता पिता के समान तो उत्पन्न होती है भाई, कुछ लक्षणों में समान होती है। अभी हम लोग कुछ लक्षण पढ़े हैं कि कुछ लक्षण तो समान पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है उसमें क्या पाई जाती है, कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, विविधता। यानी कि माता पिता के द्वारा जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाए जा रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े अभी नीली आँख वाला, कि माता पिता जो है नीली काली भूरी आँख वाले हों तो उनकी संतान जो है नीली काली भूरी आँख वाली हो सकती है। कुछ रोग के कारक हैं, है ना, क्योंकि ये जीन्स प्रभावित लक्षण है और उनकी क्या होती है, वंशागति होती है। लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाती है। जैसे माता पिता मान लेते हैं जिनकी लंबाई कम है, लेकिन उनकी संतान क्या हो जाए, लंबी हो जाए, है ना। माता पिता जो है काली, मतलब उनका रंग काला हो, लेकिन संतान उनकी क्या हो जाए, गोरी, है ना, गोरी उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह के जो लक्षण है ये सब क्या हैं, ये विभिन्नताएं होती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, पालन पोषण हो सकता है, जलवायु हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, जिनके कारण से जो है ये परिवर्तन हमको दिखाई देता है ना। अच्छा, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इसकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकी कहते हैं, है ना। तो ये रहा जो है आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और विभिन्नताएं। ठीक है, अब देखते हैं इस आनुवंशिकी की, जो आधुनिक आनुवंशिकी है, इसकी नींव किसने रखी। तो सभी लोग जानते हैं कि 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में ऑगस्टिनियन ईसाइयों के पादरी, जिसको हम कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बना करके जो है आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। किसने डाली थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल,
ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, कब? 1865 में। कहाँ पर था ये? यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में। ये क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ईसाइयों के पादरी थे। ठीक है, और इन्होंने वंशागति के मूल नियम बना करके जो है आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली है। मेंडल को इसलिए आनुवंशिकी या आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल क्या हैं? ये जो है आधुनिक आनुवंशिकी के पिता हैं। क्या है? आधुनिक आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अच्छा, वंशागति पर मेंडल की खोज का वर्णन और उनकी परिकल्पना 1866 में एक पुस्तक में छापी गई, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न में छापी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश लगभग 34 वर्षों तक इन पर वैज्ञानिकों का ध्यान ही नहीं गया। फिर 1900 में जर्मनी के कार्ल ओरेंस, हॉलैंड में ह्यूगो डी व्रीज तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक का ध्यान जो है इस पर गया और फिर जो है इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, अच्छा, मेंडल ने जो है अपने संकरण के द्वारा जो इन्होंने प्रयोग किया था, पहले इन्होंने क्या किया? एकाकी आनुवंशिक लक्षणों की, तुलनात्मक विभिन्नताओं की, वंशागति का जो है कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया है और फिर पूरे प्रयत्न से सही आंकड़े जुटाए और अंत में वे वंशागति की विधि पर स्पष्ट निष्कर्ष निकाले और निश्चित परिकल्पनाएं जो है बनाने में सफल हुए। अच्छा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल क्या थे भाई? पादरी थे ये चर्च में, और वहीं पर इन्होंने रह करके जो है क्या किया? जो है वंशागति के नियमों की इन्होंने खोज किया था। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो है क्या लिया है? इन्होंने चुनाव किया जो है तो मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, मटर का पौधा लिया है और इन्होंने जो प्रयोग किया है 1856 से लेकर के 1864 1856 से 1864 के बीच में जो है इन्होंने संकरण प्रयोग के लिए जो है क्या चुनाव कर लिया? जो है भाई इन्होंने आनुवंशिकता की खोज किया है, तो जो खोज इनका चल रहा था तो इन्होंने किस पे किया है? मटर के पौधे पर किया है। इसको हम उद्यान मटर भी कहते हैं। उद्यान मटर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। है ना? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम है। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है चुनाव किसका किया है? मटर के पौधे का चुनाव किया है, जिसको हम उद्यान मटर भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है पाइसम सटाइवम है। ठीक है, तो इन्होंने चुना। अच्छा, अब देखिए इसकी जिसके जो है अनेक पौधे जो है अन्य जातियों के पौधों के साथ साथ उनके गिरजाघर के बगीचे में उगे हुए थे, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। जो इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया, तो इन्होंने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? देखिए कारण क्या है कि मटर का पौधा जो है ये फसली पौधा होता है। मटर का पौधा क्या है भाई? जो मटर का पौधा चुना
तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा ना कि जो चुनाव किया है। ये क्या है, ये फसली पौधा है, फसली पौधा है। अच्छा, इसकी आयु जो होती है मात्र 2 से 3 महीने की होती है, 2 से 3 महीने की आयु होती है। मटर का पौधा जो है फसली होता है, आयु जो है कितनी होती है, 2 से 3 महीने की होती है। अच्छा, माप जो है इनका क्या होता है, छोटा होता है, माप में भी जो है ये पौधे छोटे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये पौधा जो है द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। और रचना में जो है ये इस प्रकार होते हैं कि प्राकृतिक रूप से इनमें केवल स्वपरागण ही हो सकता है। ठीक है, पर परागण की कोई संभावना नहीं होती है। फलियों में बीजों की संख्या भी काफ़ी होती है तथा फलियां और बीज कम समय में ही पक जाते हैं। स्वपरागण, फिर देखते हैं इसमें स्वपरागण द्वारा ही जनन होते रहने के कारण मटर के पौधे की किसी भी आबादी में अनेक वंश परंपरागत आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है। अच्छा, मटर के पौधे में कृत्रिम रूप से पर परागण भी संभव है। कहने मतलब हम लोग पढ़े क्या है कि मटर का पौधा जो है द्विलिंगी होता है। इसमें जो प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में क्या है कि ये जो है पौधे स्वपरागण ही करते हैं, लेकिन इसमें जो है हम कृत्रिम रूप से पर परागण भी कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से पर परागण भी संभव है। पर परागण भी क्या है, संभव है। ठीक है। मटर के पौधे का जीवन चक्र जो है कम अवधि में पूरा होता है। जीवन चक्र जो है इनका क्या है, जीवन चक्र कम अवधि में पूरा होता है, कम अवधि में पूरा होता है। ठीक है। और जब कम जीवन चक्र कम अवधि में पूरा होगा तो हमको जो परिणाम मिलना होगा वो परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मटर के पौधे के बीजों का जो अंकुरण होना है, पौधों की सामान्य वृद्धि और पुष्पन के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस नाते इन्होंने क्या किया है, मटर के पौधे का चुनाव किया। तो कुल मटर का पौधा, जिसको हम उद्यान मटर के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम, फसली पौधा होता है। आयु जो है 2 से 3 माह की होती है। द्विलिंगी होते हैं। कृत्रिम रूप से पर परागण भी जो है इसमें क्या है, संभव होता है भाई, जबकि ये द्विलिंगी है और स्वपरागण ही ये करता है। यानी प्राकृतिक रूप से क्या करेगा, स्वपरागण करेगा। लेकिन हम अगर से इसमें पर परागण करवाना चाहें कृत्रिम रूप से तो क्या है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और इनका चक्र, जीवन चक्र जो होता है कम अवधि का होता है। ठीक है। मटर के पौधे में तमाम तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे इन्होंने फूलों के रंग को लिया, फूलों के, भाई इसमें जो तुलनात्मक लक्षण लिया है तो इन्होंने क्या किया, फूलों का रंग। तो फूलों के रंग में देखते हैं इसमें बैगनी रंग के फूल पाए जाते हैं और सफ़ेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सफ़ेद पाए जाते हैं। तो जो बैगनी वाला रंग है ये प्रबल होता है, ये क्या है, ये प्रबल रंग है। और जो सफ़ेद होता है ये अप्रबल रंग है, अप्रबल रंग है ना। यानी ये क्या है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। फिर इन्होंने लिया है फूलों की स्थिति को लिया, फूलों की स्थिति। फूलों की स्थिति में क्या है कि ये अक्षवर्ती हैं, अक्षवर्ती पाए जाते हैं या फिर अग्रस्त पाए जाते हैं, है ना। ये क्या है, ये प्रबल है और ये अप्रबल है। ठीक है। लंबाई तने की लंबाई को लिया। तो लंबाई में क्या है भाई, तना 2 प्रकार का है, लंबा पौधा
बौना पौधा। ठीक है। अच्छा, इसमें फली का रंग लिया, कच्ची फली, कच्ची फली जो है, तो कच्ची फली देखा जाए कुछ हरे रंग के होते हैं और कुछ पीला होता है, कच्ची फली जो है। ठीक है। अच्छा, फिर जो पकी हुई फली है उसकी आकृति को लिया है इन्होंने, पकी फली की आकृति। तो जो पकी फली की आकृति है इसमें कुछ फूली हुई होती है और कुछ बीच बीच में दबी हुई होती है, बीच बीच में दबी हुई। ठीक है। फिर इन्होंने बीजों की आकृति को लिया, बीजों की आकृति को लिया है। तो बीज की आकृति क्या होती है, कुछ की गोल होती है और कुछ झुर्रीदार होती है। ठीक है। और बीज पत्र लिया, बीज पत्र का रंग ले लिया जाए। तो बीज पत्रों के रंग में कुछ पीला होता है और कुछ हरा होता है। देखिए, ये जो यहाँ हम इधर लिखे हैं ये क्या है, ये भाई इसमें ये रंग पाए जाते हैं ये, लेकिन इसमें ये क्या होता है, ये प्रभावी है। जो इधर प्रबल दिया गया है, ये प्रबल वाला ये सब क्या होते हैं, ये प्रभावी होते हैं और ये अप्रभावी होते हैं, जो वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामने आते हैं। ठीक है। तो मेंडल ने वंशागति के नियम, भाई मेंडल ने कुछ नियम दिए, मेंडल ने क्या किया है, कुछ नियम दिया है। तो इन्होंने पहला नियम दिया प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम, प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम। ठीक है। तो प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम, इसमें इन्होंने क्या किया, तुलनात्मक जाति के दो लक्षणों को लेकर, तुलनात्मक जाति के दो लक्षणों, तुलनात्मक जाति के एक लक्षणों को, तुलनात्मक जाति के एक लक्षण को लेकर, तुलनात्मक जाति के एक लक्षण को लेकर क्या किया इन्होंने, F1 पीढ़ी में जो तुलनात्मक जात, जैसे तुलनात्मक जात जैसे लंबा पौधा है, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा। भाई जात तो तुलनात्मक हुआ और तुलनात्मक जाति के एक एक लक्षणों को लिया है, एक एक लक्षणों को लिया ले करके जो है इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में लेकर के संकरण करवाया, लेकर संकरण कराया। तो F1 पीढ़ी में मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए। अब देखते हैं कि प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम है क्या। तो इन्होंने क्या किया, तुलनात्मक जाति के एक लक्षणों को लेकर के संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं तुलनात्मक जात, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा। अब देखिए यहाँ पर लंबा और बौना, लंबा पौधा, तो लंबा के लिए इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर, यानी कि लंबा, टाल माने होता है लंबा और ड्वार्फ माने होता है बौना, लेकिन इन्होंने टाल माने लंबा होता तो इसको इन्होंने टी से तो दिखाया है। जीन्स जोड़े के रूप में पाए जाते हैं तो ये तो जोड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ड्वार्फ माने हम बौना नहीं लिखेंगे, बल्कि अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल अक्षर का इन्होंने प्रयोग किया है। तो कैपिटल टी जो है ये लंबे पौधे के लिए हो गया, तो बौने पौधे के लिए क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। हम ड्वार्फ नहीं लिखेंगे,
अंग्रेजी के लंबे और बौने पौधे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ हम लोग एक चीज़ पहले लिख चुके हैं कि लंबा और बौना। तो लंबा क्या है, ये प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी, जैसा कि अभी देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर F1 पीढ़ी में मिले जुले लक्षण प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में भाई हम अब क्या करेंगे, संकरण करवाते हैं। संकरण भाई स्वपरागण को रोक दिया गया है, जबकि इसमें स्वपरागण की ही क्षमता पाई जाती है। स्वपरागण को रोक करके क्या करवाया जा रहा है, परपरागण करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, परपरागण करवाएंगे। देखिए ले कैपिटल टी, और यहाँ से क्या संकरण हुआ, स्मॉल टी। तो हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त है भाई, इधर से हम आधे लक्षण लाएंगे और आधे लक्षण यहाँ से, मतलब यहाँ अदला बदली हो रही है, इनके परागकण को इस पे और इसके परागकण को इस पे डाला गया। तो F1 पीढ़ी में हमको प्राप्त क्या होंगे, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी, और यहाँ से स्मॉल टी। ठीक है, देखिए संकरण करवाते हैं तो ये क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, यानी जितने भी यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहे हैं, यही रही इनकी F1 पीढ़ी। जितने भी हमको प्राप्त हुए हैं ये सब क्या है, सब संकर हैं। क्या है, ये सब संकर पादप हैं। क्या हैं, सब संकर पादप हैं, यानी ना तो ये शुद्ध लंबा है और ना ही ये शुद्ध बौना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संकर तो पादप है, ये संकर पौधा है। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या, संकर तो है लेकिन क्या कहा जाए, तो कहने की, जैसे यहाँ हम लोग लिखे थे लंबा पौधा, ये बौना पौधा, तो ये लंबा रहा या बौना पौधा रहा है ना, ये क्या हुआ, संकर पौधा है। संकर पौधा, सब जितने बने हैं सब के सब क्या हैं, सब संकर पादप हैं। लेकिन ये है क्या, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि लंबापन जो है बौनेपन पर प्रभावी होता है। तो कहने का मतलब ये पौधा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण रखता है, इस नाते ये क्या हो जाएगा, ये लंबा पौधा हो जाएगा। ठीक है, संकर लंबा, ऐसे सब हैं। ये संकर पौधा ये भी बना है ना, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी लक्षण रखता है, इस नाते ये भी पौधा क्या है, लंबा है। ये भी देखिए संकर पादप है, संकर पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है, तो ये भी क्या होगा, लंबा होगा। ये भी जो है संकर पादप है, कैपिटल टी स्मॉल टी पर जो है ये प्रभावी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबा, यानी संकर लंबा प्राप्त हुआ। तो ये पहला नियम था इनका, प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम रहा। ठीक है, तो प्रभाविता या अप्रभाविता का नियम। अब अगला है इसमें पृथक्करण का नियम, या जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। कल देखते हैं।